हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अमांडा चैप्टर के, दैट इज़ अ पोएम, उसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑलराइट, इससे पहले हम बहुत डिटेल में अमांडा जो पोएम है उसको देख चुके हैं एंड ऑल्सो वी नो कि हमने उसमें किसके बारे में पढ़ा। अमांडा जो है एक छोटी बच्ची है जिसको उनकी मदर क्या करती हैं, काफ़ी डांटती रहती हैं, जैसा कि सबके घर में होता है। सारे बच्चे इसी बात से परेशान रहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको नैग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, टोकते रहते हैं चीज़ों के लिए, हमें हमारी हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए बोल देते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस इल्यूजन में होंगे कि ये जो पोएम है वो उनके बारे में लिखी गई है और वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किए जा रहे हैं। नो, दैट इज़ नॉट द केस। यहाँ पे बच्चों को समझाना, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें बताना, उनके बेटरमेंट के फॉर द फ्यूचर के लिए बताना इज़ नॉट अ बैड थिंग। ऑलराइट, यहाँ पे ये जो मैसेज है वो कन्वे किया जा रहा है दैट बच्चों को बताना सही है बट उसका एक तरीका होता है। ठीक है, हर 2 मिनट में अगर आपको कोई टोकता रहेगा सो दैट इज़ गोइंग टू हैम्पर विद योर कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं होगा, आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि उस चीज़ के लिए, मतलब जो चीज़ आपके लिए टोकी जा रही है उसको सही कैसे करना है। रादर देन बस आपको समझ में आ जाएगा ये गलत है, लेकिन उसको सही कैसे करना है वो आपको समझ नहीं आएगा। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस पोएम, दैट बच्चों को समझाना चाहिए बट उनको हर 2 मिनट में घड़ी घड़ी उनको नैग नहीं करना चाहिए, उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि बेटा ये आपके लिए गलत है एंड क्यों गलत है एंड आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं आपके पहले एक्सट्रैक्ट से। दैट इज, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पे हमने ऐसा माना है कि जो ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन बोल रहा है, अमांडा की मदर बोल रही हैं। ठीक है, बट आप अपना अजम्पशन ये भी रख सकते हो कि कोई एल्डर हैं जो अमांडा को टोक रहे हैं, उनकी ओल्डर सिस्टर भी हो सकती हैं, बट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर सीम्स लाइक इट कि वो एक मम्मी ही बोलती हैं अपने बच्चों को डांटते टाइम। इतना जो छोटा छोटा ऑब्जर्वेशन होते हैं वो ज़्यादातर मम्मी ही करती हैं हमारी। ठीक है, सो हम मान के चल रहे हैं दैट इट इज़ द मदर हु इज़ स्कोल्डिंग अमांडा एवरी टाइम। ऑलराइट, सो पहला वो क्या कह रही हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स। क्या होता है, दांत चबाने की आदत होती है बच्चों की। सो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंच का मतलब क्या होता है, जब आप शोल्डर्स को आगे को झुका के बैठते हो या खड़े होते हो, इट्स अ स्लाउची, मतलब वो पॉस्चर के सेंस में बात हो रही है कि आप शोल्डर्स को हंच मत करो ऐसे करके। होता है ना किसी किसी के वो हम, जैसे वो बैक साइड में जैसे आपने देखा होगा कैमल के वो बना होता है, ऊंचा सा होता है उनके हम्प सा, उस चीज़ को कह रहे हैं कि वो चीज़ आप मत करो अपने शोल्डर्स के साथ में एंड सिट प्रॉपरली। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अगेन शी इज स्कोल्डिंग हर अबाउट द पोस्चर, क्या भाई आप ऐसे मत बैठो, ऐसे स्लाउच करके मत बैठो। स्लाउच का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक तो बैठे हो, ठीक है, सो देर इज़ अ 90 डिग्री ऑन एनी चेयर, है ना, आप स्ट्रेट बैठोगे तो सीधा ऐसे बैठ जाओगे, लेकिन व्हेन यू स्लाउच आप क्या करते हो, एकदम कोई कंट्रोल नहीं रखते अपनी बॉडी पर और ऐसे ढीले से होके बैठ जाते हो। सो दैट मीन्स व्हेन यू आर स्लाउचिंग। ठीक है, तो वो कह रही है कि आप अपना पोस्चर सही करो अमांडा, सिट अप स्ट्रेट। ऑलराइट, और ये अमांडा एक्सक्लेमेशन मार्क क्या मतलब दर्शा रहा है, क्या बता रहा है हमको, दैट शी इज स्कोल्डिंग हर, वो शाउट करके बता रही हैं। यूजुअली एक्सक्लेमेशन मार्क हम कई जगहों पे अलग अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वी आर यूजिंग इट क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मदर जो है अमांडा की वो उन पे चिल्ला रही हैं। सो इससे पता लगता है दैट दिस टोन इज अ लिटिल लाउड। ठीक है, एक्सक्लेमेशन से ये पता लगता है। पहला क्वेश्चन, विच सेंटेंस एडवाइजेज अमांडा टू मेंटेन गुड पोस्चर। इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो हमने स्टैंजा अभी देखा जिससे ये पता चल रहा है कि उस अमांडा को एडवाइस किया जा रहा है, उसे ये राय दी जा रही है या डांटा जा रहा है एक तरीके से, टू मेंटेन अ गुड पोस्चर। पहला, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। सेकेंड, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। अब सी, यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि बोथ ए एंड बी बोल रहा है तो ये सही होगा, दोनों के बारे में बात हो रही है, ये तो कुछ नया सा ऑप्शन है। ऐसा नहीं होता, यूजुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है बोथ ए एंड बी, तो उसको आप चेक कर लेना कि भाई एक्चुअल में उस क्वेश्चन के बारे में बात हो भी रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पे आप बात किसके बारे में कर रहे हो, पोस्चर के बारे में। ठीक है, आपके खड़े होने के तरीके में, बैठने के तरीके में बात हो रही है, तो इसमें नेल्स कहाँ से आ जाएंगे, तो बोथ ए एंड बी तो हो गया गलत।
नन ऑफ द अबव भी हो गया गलत, क्योंकि हंच योर शोल्डर्स मतलब शोल्डर्स को हंच ना करने के लिए बात हो रही है. दैट मीन्स वो बोल रही है कि आप अपना अच्छा पॉस्चर मेंटेन करो. ऑलराइट, सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, Why is the person giving instructions to Amanda? अब ये जो person है उन्होंने ambiguity में पूछा है कि हाँ ये जो भी person है, they are not calling it the mother, alright? वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि person जो है वो क्यों क्या instructions दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? To improve her personality, उनकी जो पर्सनैलिटी है ओवर जो ग्रूमिंग हो रही है उसको इम्प्रूव करने के लिए. टू मेक हर क्राई, उनको रुलाने के लिए. टू एनकलकेट गुड हैबिट्स इन हर. टू एनकलकेट का मतलब क्या होता है? उनके अंदर प्रोड्यूस करना, एक तरीके से उनके अंदर अच्छी आदतें उनको सिखाने के लिए उनको डांटा जा रहा है. ठीक है. लास्ट इज बोथ ए एंड सी. सी, अब ऊपर जो बोथ था वो अलग था, यहाँ पे बोथ जो है वो सही होगा. वाई? बिकॉज एक तो उनको जो डांटा जा रहा है वो एक तरीके से मदर का इंटेंशन इल नहीं है, गलत नहीं है इंटेंशन यहाँ पे. ठीक है. वो क्या चाहती हैं कि उसका जो पर्सनालिटी है ओवरऑल, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने जो टोकी हैं अमांडा को पूरे थ्रू आउट द पोएम, इट इज़ ऑल बिकॉज वो चाहती हैं कि उनका जो एक अच्छा पर्सनैलिटी मेंटेन हो और जो सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा एक इंसान को दिखना चाहिए, बिहेव करना चाहिए, वो उसी तरीके से उसको ग्रूम कर रही थी, मोल्ड कर रही थी. ऑलराइट, तो वो पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहती हैं. बट शी डजंट वांट टू मेक हर क्राई बिकॉज, ठीक है, हम मान सकते हैं कि वो रुलाना चाह रही है, बट इट इज़ नोवेयर मेंशन्ड इन द पोएम. ठीक है. एंड ऑल्सो व्हेन पेरेंट्स आर स्कोल्डिंग अस, दे डोंट वांट अस टू क्राई, दे वांट अस टू लर्न. ऑलराइट, देन टू इनकलकेट गुड हैबिट्स इन हर. तो येस, वी नो कि वो चाहती थी कि उनके अंदर क्या हो, अच्छी हैबिट्स डेवलप हो. सो दैट मीन्स द आंसर इज गोइंग टू बी डी, बोथ ए एंड सी. ठीक है. नेक्स्ट, Which word is a synonym for nails? See, अब यहाँ पे synonym का मतलब क्या होता है? जब आपसे किसी चीज़ का सेम मीनिंग पूछा जाता है. ठीक है. मतलब बेसिकली एक और वर्ड पूछ रहे हैं जिसका इस वर्ड के जैसा ही मीनिंग हो, सेम मीनिंग हो दोनों वर्ड्स का. ऑलराइट, तो nails, which word is a synonym for nails as used in the text? Fingers, toenails, एल्बोज, हेयर. अब से यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से नेल्स बाइटिंग का मतलब किस सेंस में लिया जा रहा है. यहाँ पे नेल्स कहाँ होते हैं? फिंगर्स पे होते हैं. सो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई किस चीज़ को एज नेल्स यूज किया जा रहा है यहाँ पे. सो दैट मीन्स फिंगर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ स्लाउचिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉस्चर? पॉस्चर के लिए यहाँ पे ऑपोजिट पूछा जा रहा है. यहाँ पे वो एंटोनिम भी लिख के दे सकते थे आपको. ऑलराइट, एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ दैट वर्ड. तो स्लाउचिंग का ऑपोजिट मीनिंग पूछ रहे हैं. स्माइलिंग. अब कोई सोच सकता है कि स्लाउचिंग का मतलब होता है कि व्हेन यू आर सैड एंड आपके लिप्स जो होते हैं वो इस तरीके के आपका माउथ का शेप बन रहा होता है, एंड सो स्माइलिंग कैन बी द ऑपोजिट इन मीनिंग. नो, इट इज़ नॉट, बिकॉज स्लाउचिंग का हमें मतलब पता है कि वो पॉस्चर से रिलेटेड होता है, नॉट ऑफ स्माइलिंग. बाइटिंग से भी रिलेटेड नहीं है बिकॉज नेल्स वगैरह की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. स्लाउचिंग हमें पता है कि जब आप ढीले से बैठ जाते हो, आपका पॉस्चर सही नहीं होता है, दैट इज़ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्लाउचिंग. सिटिंग अप स्ट्रेट. सी, एक तरफ आप स्लाउच कर रहे हो और एक तरफ सिट अप स्ट्रेट कर रहे हो. तो बेसिकली पॉस्चर के ही दो तरीकों की बात हो रही है. वन इज़ अ बैड पॉस्चर, द सेकेंड वन इज़ अ गुड पॉस्चर. सो दैट मीन्स दैट स्लाउचिंग का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? सिटिंग अप स्ट्रेट होगा. और हंचिंग जो होगा वो मतलब सिनोनिम या ऑन द सिमिलर लाइन कह सकते हैं ऑफ अ बैड पॉस्चर. ठीक है. नेक्स्ट, देयर इज अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. सी, अब यहाँ पे क्या है, ये जो सेकेंड स्टैंजा हमें पता है कि ये किसके, ये एक तो ब्रैकेट्स में क्यों दिया गया है, बिकॉज ये वो एस्केप दिखा रहा है जो अमांडा फील कर रही है, जो अमांडा के थॉट्स हैं, जो वो अपनी ही एक दुनिया क्रिएट कर लेती है अपने लिए. क्यों? ताकि वो अपनी मदर की स्कोल्डिंग से बच पाए. वो इतना ज़्यादा उसको डांटती रहती हैं. सो वो क्या करती है, वो मेंटली शी एस्केप्स इनटू अनदर वर्ल्ड जो वो अपने आप के लिए क्रिएट करती है. ठीक है. तो ये ब्रैकेट्स ये दर्शाते हैं कि ये अब हम अमांडा के थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. अब लैंग्विड का मतलब क्या होता है डिटेल में वैसे हम पोएम में देख चुके हैं, बट लैंग्वेज का मतलब होता है कि व्हेन समथिंग इज़ वेरी काम एंड बहुत ही
सीरीन एंड आप वहाँ जाके बैठो, या फिर इट्स वेरी स्लो मूविंग, इस टाइप का मीनिंग होता है लैंग्वेज का, ठीक है। बैठो तो जाके वहाँ पे बहुत शांति मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे सी की बात हो रही है, सो विल सपोज इट कि हम फ्लोटिंग की बात कर रहे हैं, बहुत आराम से आप फ्लोट कर रहे हो इन द लैंग्वेज सी, इन द काम सी। सी क्या होता है, सी में तो भाई लहरें उठ जाएं तो वो फिर एकदम बहुत ज़्यादा फेरोशियस भी लग सकता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी क्रिएट कर सकता है। बट यहाँ पे जो सी है उसका जो सेंस बात कर रहे हैं हम, कामनेस के सेंस में बात कर रहे हैं, तभी वी हैव यूज द वर्ड लैंग्वेज। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी। इनहेबिटेंट का मतलब क्या होता है, किसी जगह को अपना हैबिटेट बनाना, जैसे आपका घर आपका हैबिटेट है, ठीक है। तो इनहेबिटेंट मतलब जो वहाँ पे रहता है, सोल मतलब अकेला, सिंगल पर्सन। तो क्योंकि ये अमेंडा की बात हो रही है तो यहाँ पे वो जो सोल इनहेबिटेंट है वो कौन है, अमेंडा। अ मरमेड हमें पता है कि एक ऐसा मिथिकल क्रिएचर है, इट्स नॉट रियल एज ऑफ वी, मतलब अभी तक जितना हमें पता है उतना रियल नहीं है, बट इट हैज़ अ टेल ऑफ अ फिश एंड द बॉडी ऑफ अ पर्सन और अ वुमन, इफ टू बी प्रिसाइज विल से, ठीक है। सो वो ऐसे दिखते हैं। एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मीन्स धीरे धीरे फ्लोट करना सी में, और ब्लिसफुली मीन्स टू बी हैप्पी। तो वो बता रही हैं कि शी वॉन्ट्स टू बी इन अ वेरी काम सी, और अकेली रहना चाहती हैं वहाँ पे वो, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू बी away from all the scolding that her mother is telling her and she is nagging her from time to time। तो वो उससे बच के क्या करना चाहती हैं, वो एक मरमेड की तरह अकेले एक शांत एमरल्ड सी में रहना चाहती है। ऑलराइट, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या हैं। What does the word language mean in the context of the text? आ गया जी मतलब। तो इससे हमें पता चलता है कि आपके पोएम में या फिर आपके चैप्टर्स में जितने भी वर्ड्स हैं उनके अच्छे से मीनिंग पता होना ज़रूरी है। एक ओवरऑल व्यू पता होने से चैप्टर का या पोएम का काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एक एक वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। सो व्हाट डज द वर्ड लैंग्वेज मीन। लैंग्वेज की बात हो रही है, पहला एनर्जेटिक, स्लो एंड रिलैक्स्ड, नॉइजी, एक्साइटिंग। नो, वी नो कि अभी हम जब लैंग्वेज की बात कर रहे थे तो हम कामनेस की बात कर रहे थे, शांत, है ना। तो एनर्जेटिक, नॉइजी, एक्साइटिंग, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी बी। इन द पोएम व्हाट इज द एमरल्ड सी डिस्क्राइब्ड एज। अब ये जो पोएम है उसमें एमरल्ड सी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है, अ नॉइजी एंड अ केओटिक प्लेस। नॉइजी एंड केओटिक का मतलब क्या है, जहाँ पे बहुत सारा केओस है, बहुत सारी हपड़ा तपड़ी मची है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं था एमरल्ड सी, क्योंकि वो तो एस्केप है अमेंडा का, तो इससे तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे ही नहीं। अ काम एंड अ ग्रीन बॉडी ऑफ वाटर। एमरल्ड ऐसा ही कलर होता है, लाइक इट्स अ ग्रीनिश ब्लू कलर, जो आपका सी का कलर होता है यूजुअली, उसी की बात हो रही है। सो दैट इज़ वाई एमरल्ड सी जब हम बात कर रहे हैं तो एक काम और एक ग्रीन बॉडी ऑफ वाटर की ही बात कर रहे हैं। अ डेंजरस लोकेशन, अ बस्लिंग सिटी, नो। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु इज द सोल इनहैबिटेंट ऑफ द एमरल्ड सी इन द पोएम। अब यहाँ पे देखो, हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे अमेंडा को भी दे दे, ठीक है, लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है दैट ये जो सी की बात हो रही है उसमें अमेंडा चाहती है, वो शी इज़ इमेजिनिंग टू गो ओवर दैट, टू लिव लाइक दैट, बट जब जो उसके थॉट्स हैं उसमें अगर हम फैक्चुअली बात करें तो जो सोल इनहेबिटेंट है वो मरमेड है, तो वो मरमेड की तरह वहाँ पे रहना चाहती है। तो स्टोरी में द पोएम उसमें क्या है, यहाँ पे अमेंडा की बात नहीं हो रही है दैट अमेंडा इज द सोल इनहेबिटेंट। अमेंडा चाहती है टू बी द सोल इनहेबिटेंट ऑफ दैट प्लेस, बट शी इज नॉट। वहाँ पे कौन है, मरमेड है जिसकी तरह वो रहना चाहती है, ठीक है। सो आंसर इज गोइंग टू बी द मरमेड। सेलर नहीं होगा, फिशरमैन नहीं होगा, डॉल्फिन नहीं होगा। ऐसा कोई बच्चा जिसने पोएम आधी अधूरी पढ़ी होगी उसको लगेगा कि हाँ भाई सी की बात हो रही है तो हम सेलर मार्क कर देते हैं, डॉल्फिन तो पाई जाती है सी में तो वो मार्क कर देते हैं। दिस इज़ नॉट हाउ यू आर गोइंग टू स्कोर मार्क्स, ठीक है। अच्छे से आपको डिटेल में पोएम पता होनी चाहिए। वाई आर द अबव लाइन्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आ गया वही क्वेश्चन कि भाई ब्रैकेट्स में ये जो एक्सट्रैक्ट है वो क्यों गिवन है। फॉर ड्रॉइंग कॉन्ट्रास्ट। ड्रॉइंग कॉन्ट्रास्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है किसी दो सिचुएशंस के बीच में, कि एक पूरी टोटली एक डिफरेंट चीज़ है और दूसरी जो चीज़ है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो ड्राइंग कंट्रास्ट का मतलब होता है हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे ऑपोजिट हैं। टू शोकेस अमेंडाज थॉट्स। अमेंडा के थॉट्स को दर्शाया जा रहा है। टू शोकेस अमेंडाज मदर्स थॉट्स।
बोथ ए एंड बी। अब सी मदर की तो बात ही नहीं हो रही है, मदर तो सिर्फ चिल्ला रही है, उनके सोचने के बारे में तो हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें पता है कि कंट्रास्ट किस बारे में ड्रॉ किया जा रहा है। पहला, एक तो जो रियलिटी में उनकी मदर चिल्ला रही हैं, और जो एक स्पेस जो अमांडा अपने लिए क्रिएट कर चुकी है, ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ें हैं। पहली चीज़ जहाँ पे चिल्लम चिल्ली डांटना, एंड देयर इज़ अ मूड की बात होती है, सल्किंग मूड है। दूसरी तरफ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कामनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अकेलेपन के बारे में बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, विच इज सपोजिटली वॉट अमांडा वॉन्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हो जाते हैं। सो दैट मीन्स दैट द आंसर इज गोइंग टू बी डी ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड बी। ऑलराइट, नेक्स्ट, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेशन भी है हमारा। यहाँ पे वो बोल रही हैं उनको कि आप चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने, दैट मीन्स ऐसा मान सकते हैं, रिमेंबर की बात हो रही है तो मतलब ऐसा है कुछ जो पहले हुआ है। रिमेंबर योर एक्ने मीन्स, एक्ने क्या होता है, जब आपको पिंपल मार्क्स हो जाते हैं या फिर उनमें इन्फेक्शन हो जाता है उन पिंपल्स में, तो वो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, इट पेन्स अ लॉट, और वो बहुत मुश्किल से जाते हैं, एंड दे ऑल्सो स्प्रेड ऑन योर स्किन। ठीक है, तो वो बता रही हैं कि भाई ऑब्वियसली बात है, सोसाइटी वाइज सोसाइटी कल्चर के बाद हिसाब से देखें तो अ पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑन देयर फेस, तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, एंड स्पेशली फॉर द गर्ल्स ब्यूटी मैटर्स अ लॉट। वैसे तो लड़कों के लिए भी है, बट थोड़ा सा लड़कियों के लिए ज़्यादा होता है इस जगह में। तो दैट इज़ वाई शी इज़ आस्किंग अमांडा टू नॉट ईट चॉकलेट्स, बिकॉज कि आपके मुंह पे दाने हो जाएंगे एंड यू विल हैव स्कार्स आफ्टर दैट। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब वो क्या है, हो सकता है भाई अमांडा इतना सारा डांट वगैरह झेल के शी इज़ नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, और वो नीचे देख रही हैं, या फिर वो कुछ अलग ही अपनी दुनिया में जैसे वो बना लेती हैं, शी इज़ लॉस्ट इन दैट वर्ल्ड। तो वो चीज़ हो रही है, एंड शी इज़ स्कोल्डिंग हर फॉर दैट ऑल्सो, कि तुम मेरी तरफ देखो जब मैं तुम्हें स्पीकिंग वो कह रही हैं, बट शी इज़ नॉट स्पीकिंग एग्जैक्टली, शी इज़ स्कोल्डिंग हर। तो वो कह रही है जब मैं तुम्हें डांट रही हूँ तो आप मेरी तरफ देखो अमांडा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या गिवन है, इन द गिवन टेक्स्ट व्हाट डज द वर्ड एक्नी रेफर टू। एक्नी, अब आई थिंक लड़कियों को तो सबको पता होगा, अगर जनरली भी क्वेश्चन आ गया वो आंसर कर लेंगे, बट आई थिंक इट्स थोड़ा सा रहेगा कि लड़कों को कम पता होता है इसके बारे में। सो एक्नी इज़ अ स्किन कंडीशन, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ चॉकलेट, इट्स नॉट टाइप ऑफ कैंडी, और ना ही ये कोई हेयर स्टाइल होता है, इट्स अ स्किन कंडीशन। ठीक है, और सबको ही होती है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली गर्ल्स को ही होती है। What is the speaker's request to Amanda? What is the speaker's request to Amanda in the last sentence? अब जो स्पीकर हैं, जो मदर हैं, या जो भी हम एल्डर मान के चल रहे हैं, वो क्या रिक्वेस्ट कर रही है अमांडा से, टू लुक एट द स्पीकर व्हेन स्पोकन टू। वो क्या कह रही हैं कि भाई स्पीकर की अमांडा उनकी तरफ देखें जब वो बात कर रहे हैं। सेकेंड, टू ईट द चॉकलेट, वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप चॉकलेट खा लो। नेक्स्ट, टू रिमेंबर एक्नी, एक्नी को याद रखो। टू स्टॉप स्पीकिंग, और वो उनको बोलने के लिए मना कर रहे हैं। नो, हमें पता है दैट शी उस लास्ट लाइन में, वैसे तो वो उनको ये भी बोल रही हैं कि आप याद रखो कि आपको एक्ने हो जाती है, बट शी इज़ नॉट रिक्वेस्टिंग इट ओवर देयर। रिक्वेस्ट वो क्या कर रही हैं कि आप मेरी तरफ देखा करो। ठीक है, सो आंसर इज गोइंग टू बी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, वाई एन एक्ने इज अ प्रॉब्लम फॉर अमांडा। अमांडा के लिए एक्ने क्यों एक प्रॉब्लम है, क्यों एक दिक्कत है जिसकी वजह से उनकी मदर उनको स्कोल्ड कर रही हैं। Because it is painful, because physical appearance is important in this world, because Amanda doesn't like to have acne, none of the above. देखो, पेनफुलनेस के बारे में तो हमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, दो वी नो इट जनरली, बट यहाँ पे हमें अमांडा के पर्सपेक्टिव से नहीं पता। ठीक है, बट हमें सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से पता है, हमें पोएम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है दैट अगर आपका फिजिकल अपीयरेंस ठीक नहीं है तो आपको इस वर्ल्ड में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। सो आई गेस दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अमांडा के चाहने ना चाहने की तो हमें बात ही नहीं हो रही है, एंड नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair. अब रपुंजल आपको पता होगा, it is also a Disney character, जिसमें क्या है, there's a girl who has like very long hair.
ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट येस शी डज। उसके बहुत ज़्यादा लंबे बाल हैं, जिसमें स्टोरी में ऐसा है कि वो क्या करती हैं, एक बहुत उनको किसी ने पकड़ के रखा है, देयर इज़ सम ईविल विच जिसने उनको पकड़ के रखा है, एंड उनको अगर किसी से बात करनी होती है, एंड ऑल्सो वी नो हाउ दी स्टोरीज गो, तो हमें पता है कि एक राजकुमार आता है जो राजकुमारी को बचाएगा। सो वो राजकुमार राजकुमारी तक पहुंचेगा कैसे, उसमें ये स्टोरी है कि जो राजकुमारी है रपंजल है, शी लेट्स हर हेयर डाउन, वो अपने बाल नीचे डालती हैं, तो उसको पकड़ के जो है वो राजकुमार ऊपर आ जाता है एंड ही सेव्स हर। सो दिस इज काइंड ऑफ द स्टोरी। बट यहाँ पे अमांडा का परसेप्शन क्या है उस स्टोरी में कि मैं रपंजल हूँ अब, जिसके इतने लंबे बाल हैं, और अब जो मुझे इस कैद में रखा गया है, ये जो टावर है जिसमें शांति है, जिसमें कोई नहीं है, मुझे वो ही लाइफ चाहिए। और मैं अपने जो लंबे बाल हैं, मेरे इतने सुंदर बाल हैं, मैं उनको कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, दैट शी वांट्स टू बी अलोन। अगर वो नीचे बाल अपने गिरा देंगी तो कोई ना कोई उनको पकड़ के ऊपर आ जाएगा। सो यहाँ पे ये अमांडा का अडाप्टेशन है कि मैं होती तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करती कि कोई ऊपर चढ़ के आ जाए, मैं तो बस चुपचाप अपना कामली एंड अपना चुपचाप अपने ये टावर में रहना चाहती हूँ। ऑलराइट, so in the given text what does the word tranquil mean? अब tranquil, see tranquility हो गया, languid हो गया, all these words are describing a calm surrounding, जिसमें शांति है, जिसमें कोई chaos नहीं है, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है, और generally related जब हम ऐसे बात करते हैं तो एक अकेले बंदे की बात हो रही होती है। exciting and eventful, एक्साइटिंग तो पता ही आपको, इवेंटफुल का क्या मतलब होता है, जब बहुत सारी चीज़ें हो रही हों आपके आसपास में एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, आपको बहुत मज़ा आ रहा है कि अच्छा एक के बाद ये होगा। लेट्स सपोज आप किसी क्या बोलेंगे, अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हो जहाँ पे बहुत सारे झूले हैं एंड इट इज़ अ वेरी इवेंटफुल प्लेस, राइट। तो वही पूछ रहे हैं कि जो ट्रैंक्विल है वो ऐसा एक सराउंडिंग को बता रहे हैं जो कि इवेंटफुल है और एक्साइटिंग है, नहीं। नॉइजी एंड chaotic, no. Calm and peaceful, yes. Crowded and busy, no. Because Amanda eventually she doesn't want any of those things ना, वो exciting life भी नहीं चाहती, वो eventful भी नहीं चाहती, noisy और chaotic तो कोई भी नहीं चाहता, and crowded और busy वो तो चाहती ही नहीं कि कोई भी ऊपर चढ़ के आ जाए, तो crowd उसको क्यों चाहिए होगा, right? So we are talking about calm and peaceful here. अगर आपको exactly मतलब नहीं भी पता है और story पता है at least थोड़ी बहुत, तो आप यहाँ पे guess कर सकते हो, through the process of elimination आप इसको solve कर सकते हो। What is meant by I'll certainly never let down my bright hair? अब यहाँ पे आपको फ्रेज दे रखा है, उसका मतलब पूछा है। She will never allow her hair to grow long. यहाँ पे वो बोल रहे हैं, ऑप्शन का मतलब ये है कि वो अपने बालों को लंबा नहीं करेंगे, उनकी लेंथ नहीं बढ़ाएंगी। सेकेंड, she will never reveal her secret. Secret being maybe what is the secret of such long hair, कि वो अपना सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगी। She will never lower her hair for anyone to climb. यही हम अभी देख के आए थे कि वो नहीं चाहती कि कोई भी उनके वो बालों को यूज़ करके ऊपर चढ़ के आ जाए। She just wants to be alone in the calm tower. She will always keep her hair hidden. वो अपने बालों को हमेशा छुपा के रखेंगी नहीं, ठीक है। So the answer is C option. Next, what does the word rare imply in the context of the text? Rare यूजुअली क्या होता है, रेयर का मतलब हमें पता है कि जो कॉमन नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, राइट। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, अनकॉमन एंड अनयूजुअल, कि अनकॉमन है, कॉमनली नहीं मिलता है, और यूजुअल नहीं है, मतलब यूजुअली आप उसको होते हुए नहीं देखते किसी चीज़ को। फ्रीक्वेंट एंड ऑर्डिनरी, वैल्यूएबल एंड प्रेशियस। फ्रीक्वेंट एंड ऑर्डिनरी का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ होती है और वो आमतौर पे आपको दिखती रहती है, ठीक है। वैल्यूएबल एंड प्रेशियस, वैल्यूएबल और प्रेशियस का मतलब क्या है, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा कीमत होती है, ठीक है। ओल्ड एंड एंशिएंट। अब सी, आप यहाँ पे क्या है ना, एकदम एक झटके में अगर आपको बोलेंगे तो आप अनकॉमन और अनयूजुअल को मार्क कर सकते हो, बट ध्यान दो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट के उसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे जो पोएम है इसमें रेयर का मतलब क्या है। यहाँ पे रेयर का जो मतलब है वो अनकॉमन और अनयूजुअल नहीं है, उसका मतलब है दैट द कामनेस, द ट्रैंक्विलिटी इज़ वेरी रेयर। क्यों? क्योंकि अमांडा को वो चीज़ अपने घर में नहीं मिलती है एंड शी वैल्यूज़ दैट वेरी मच, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दैट वैल्यूएबल और प्रेशियस का मतलब है, रेयर का मतलब यहाँ पे वैल्यूएबल और प्रेशियस है फॉर अमांडा। ऑलराइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर इज गोइंग टू बी सी।
स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। अब सल्किंग क्या होता है? जब आप अपने आईब्रोज को ऐसे क्रंच कर लेते हो, आपस में क्रंच करते हो एंड यू आर इन अ फाउल मूड, आपका मूड अच्छा नहीं होता है, आपका किसी से बात करने का मन नहीं है, आप चुपचाप बैठ जाते हो और बहुत ज़्यादा यू आर नॉट वेरी चेयरफुल, यू आर नॉट हैप्पी, ठीक है। तो सल्किंग का मतलब होता है व्हेन यू आर इन अ बैड मूड। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, मूडी का मतलब क्या होता है? जिसका एकदम से मूड चेंज हो जाए बिना किसी रीज़न के, ठीक है। तो उनकी जो मम्मी है वो कह रही है कि आप तो कितना ज़्यादा मूडी हो अमांडा, तुम्हारा तो पता ही नहीं चलता है और हमेशा तुम क्या है, मुंह लटका के ही बैठी रहती हो। Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब यहाँ पे she doesn't want to address the issue that आप उसको पूरे टाइम डांटती रहती हो, that is why she's being so moody. No, but यहाँ पे why is she tensed? कि वो परेशान है कि भाई कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग करती हूँ। नैग का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को रिपीटेडली किसी एक चीज़ के बारे में बार बार बोलते रहो और उसका कोई मतलब यूज़ नहीं है। अगर कोई काम इट नीड्स टू बी डन अर्जेंटली, तब आप किसी को नैग कर रहे हो, बोल रहे हो कि यार कर दो, दैट्स फाइन। बट जिस चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, वो चीज़ लॉन्ग रन में धीरे धीरे ठीक होगी, उसको डेली बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। बट यहाँ पे अमांडा की जो मदर है, शी इज़ बॉदर्ड दैट somebody else will think that I nagged you. मैंने आपको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया, इसीलिए तुम इतना मूडी होके यहाँ पे बैठी हो। Alright, let's see the questions. Based on the text, what is the speaker's tone towards Amanda's behavior? टेक्स्ट के हिसाब से जो अमांडा की मदर है उनका क्या टोन है अमांडा के बिहेवियर पे? पहला, सपोर्टिव है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं उनको। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा क्रिटिक करते हो, अपने व्यू पॉइंट देते रहते हो कि हाँ तुम्हारा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इंडिफरेंट का मतलब हम अभी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इंडिफरेंट का मतलब जब आपको किसी से कोई फ़र्क भी ना पड़ रहा हो, जो कर रहे हो करते रहो। एनकरेजिंग, आप एनकरेज करते हो, किसी को प्रोत्साहन देते हो कि आप हाँ बिल्कुल यू आर डूइंग इट राइट, आप और अच्छे से करो। सो वी नो दैट शी वॉज ऑलवेज वेरी क्रिटिकल ऑफ अमांडा। शी ऑलवेज यूज टू nag her and tell her कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, this is not right and all that, ठीक है। Next, what does the word sulking mean in the context of the text? Being happy and cheerful. sulking का मतलब happy and cheerful है। complimenting someone, किसी को आप compliment देते हो, किसी की तारीफ करते हो, ये मतलब है। expressing one's discontent और अनहैप्पीनेस, किसी का डिसकंटेंट मतलब आपको कंटेंट नहीं है, आपको शांति नहीं है कि हाँ यार मुझे पसंद नहीं आया ये चीज़, एंड अनहैप्पीनेस, आप खुश नहीं हो। स्पीकिंग लाउडली एंड कॉन्फिडेंटली, सो वी नो दैट सल्किंग मीन्स व्हेन यू आर इन अ बैड मूड एंड आप किसी से अग्री नहीं कर रहे हो या यू आर नॉट हैप्पी और जनरली आप उस टाइम पे सैड हो, दैट इज़ व्हेन यू आर सल्किंग। ऑलराइट, नेक्स्ट, इज अमांडा रियली सल्किंग? क्या एक्चुअल में अमांडा सल्क कर रही है? इज शी इन अ बैड मूड एक्चुअली? पहला ऑप्शन है येस, दूसरा ऑप्शन है नो शी इज प्रिटेंडिंग, नो शी इज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, नन ऑफ द अबव। सी, अब यहाँ पे हमें पता है कि पूरे पोएम में जो सेकंड स्टैंजा दिया गया, अगला स्टैंजा दिया गया है वो ब्रैकेट्स में दिया गया है, दैट मीन्स शी इज लॉस्ट इन हर थॉट्स, ठीक है। तो क्या वो यहाँ पे प्रिटेंड कर रही है? नो। सल्क एक्चुअल में कर रही है? नो, बिकॉज क्योंकि वो अपने ही थॉट्स में शी इज लॉस्ट, सो दैट मीन्स नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया, सी ऑप्शन इज राइट। Why does the speaker want Amanda to stop being moody? वो क्यों चाहती हैं कि अमांडा जो है वो मूडी ना रहे, वो अपना मुंह बना के ना रखे? पहला, as some guests are arriving, यूजुअली होता है ना जब आप थोड़ा मूड ऐसे करके बैठे होते हो, आपकी मम्मी चिल्ला देती हैं कि अरे घर पे मेहमान आ रहे हो, तुम ऐसे मुंह लटका के बैठे हो। सो वैसे दैट इज़ नॉट द केस यार, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो चाहती हैं कि भाई किसी को ये ना लगे कि मैंने तुम्हें डांटा है, दैट इज़ वाई यू जस्ट स्टॉप बीइंग सो मूडी, बिकॉज शी वॉन्ट्स हर टू बी हैप्पी। वो जेन्युइनली चाहती हैं कि अमांडा जो है वो खुश रहे बहुत ज़्यादा, based because other people would think that she nagged her. So this is the very statement in the stanza जिसमें कि अमांडा की मदर नहीं चाहती कि कोई सोचे कि that she has nagged her, ठीक है। So obviously बात है, C option is going to be correct and these are not right. तो ये थे हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए, अमांडा के बारे में पूछेंगे या फिर एक डिस्क्रिप्शन पूछेंगे कि किस किस तरीके से अमांडा अपने आप को इमेजिन करती हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन डिटेल। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए पोएम्स में स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड, क्योंकि वैसे ही पोएम इतनी छोटी होती है, अगर आपको उसमें वर्ड्स का मतलब नहीं पता होगा तो आप कुछ भी एक्सपैंड नहीं कर पाओगे और लॉन्ग आंसर में स्पेशली नहीं लिख पाओगे। ऑलराइट, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन।
Why are stanzas 2, 4 and 6 of the poem Amanda given in parenthesis? Parenthesis का मतलब क्या होता है? आपके ब्रैकेट्स. अब पैरेंथेसिस आपके किसी भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे आपने कर्ली ब्रैकेट्स देखे होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स देखे होंगे, या फिर इस तरीके के ब्रैकेट्स. ठीक है, इन सबको पैरेंथेसिस ही कहते हैं. अब जो 2, 4, 6 है अमांडा के, वो क्यों गिवन है? लेट्स सी. Stanzas 2, 4 and 6 of the poem Amanda are given in parentheses to suggest that these stanzas represent an alternative voice, पर्सपेक्टिव और कॉमेंटरी विद इन द पोएम. मतलब वो क्या कर रहे हैं, एक ऑल्टरनेट केस बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एक वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं विद इन द पोएम. पोएम के अंदर ही एक तो प्रेजेंट सिनेरियो है जहाँ पे उनकी मदर उनको चिल्ला रही हैं, कई सारी चीज़ों के लिए बोल रही हैं, अपना पॉस्चर ठीक करो, नेल्स मत बाइट करो, अपना शूज़ साफ कर लो, रूम टाइडी कर लो, ऑल दोज थिंग्स शी इज टेलिंग. बट एक ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट हो रही है जिसमें अमांडा जो है वो हर एक स्कोल्डिंग के साथ में क्या कर रही है, अपना एक अलग वर्ल्ड क्रिएट कर रही है. सो दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू द पोएट इज trying to convey here through the use of brackets. In this case, it gives us a peek into Amanda's imaginary world, which she creates for herself to escape from reality. और क्या है इस पोएम में, क्या है वो बताने की कोशिश करी जा रही है कि हमें उस वर्ल्ड में पीक, मतलब हमें एक झांकने का मौका मिल रहा है उस वर्ल्ड में जो अमांडा अपने लिए क्रिएट कर रही है. टू वाई? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी, जहाँ पे उनकी मदर उनको पूरे टाइम चिल्लाती रहती हैं, एंड शी डज नॉट फाइंड एनी टाइम, एनी काम टाइम, और शांति से वो नहीं बैठ पाती है कभी भी. It allows us to consider her thoughts separately while reading the main narrative of the poem. और यहाँ पे क्या है, इन ब्रैकेट्स की वजह से हमें पता चलता है कि ये जो थॉट्स हैं उनको हमें सेपरेटली कंसिडर करना है, ना कि पोएम के साथ में ही. एंड हमें पता लगता है कि इन सब चीज़ों की वजह से अमांडा के दिमाग पे, उसकी मेंटल स्टेट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है. ऑलराइट, सो दिस इज़ द आंसर. What could Amanda do if she were a mermaid? अब वो पूछ रहे हैं कि mermaid अगर होती अमांडा तो वो क्या कर सकती थी. If Amanda were a mermaid, she could swim freely in the ocean, explore beautiful underwater places. क्या कर सकती थी? अब आराम से, क्या उसने जो सी है उसको कैसे डिस्क्राइब किया था? Languid. That means बहुत ज़्यादा calm, एंड शी वॉज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, आराम से खुशी खुशी वो तैर रही हैं, एंड शी इज़ एक्सप्लोरिंग. अंदर जाके सी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, शी इज़ एक्सप्लोरिंग अंडर वाटर प्लेसेज. शी माइट एन्जॉय द ट्रैंक्विलिटी ऑफ द सी एंड द फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस एज शी ग्लाइड्स थ्रू द वाटर. अब यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन इन्फर्ड फ्रॉम द पोएम. ठीक है, ये एग्जैक्टली गिवन नहीं है, बट यू कैन यूज़ योर इमेजिनेशन कि हाँ, बिकॉज वी हैव गिवन सर्टन फैक्ट्स, वी हैव बिन गिवन सर्टन फैक्ट्स, तो हम इनमें ये चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं. ऑब्वियसली बात है, शी वॉन्ट्स टू लिव एज अ मरमेड, तो वो मरमेड जैसी चीज़ें भी तो करेगी. सो शी वॉन्ट्स टू एक्सपीरियंस द कामनेस ऑफ द सी. वेटलेसनेस मतलब पानी में जब आप चले जाते हो तो आपको अपना वेट नहीं फील होता, राइट, आप फ्लोट करते हो. ठीक है, तो वो चीज़ वो फील करेगी. और ग्लाइड थ्रू द वाटर मतलब स्विम करना एक अच्छे स्पीड में. Being a mermaid would give her the ability to breathe underwater and experience a whole new world of calmness. और mermaids क्या होती हैं, वो सी में ही रहती हैं, तो वो क्या होगा, अंडर वाटर शी कैन ब्रीथ, तो वो उसी तरीके से शी विल बी एबल टू ब्रीथ अंडर वाटर एंड एक्सपीरियंस दिस होल न्यू वर्ल्ड जो उसके एक्चुअल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है. क्यों? बिकॉज दिस न्यू वर्ल्ड इज़ अ वेरी काम प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is it important to have good upbringing? अब यहाँ पे एक ये दिस इज़ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कि हम वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि एक बच्चे की जब अपब्रिंगिंग होती है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि उसको ढंग से किया जाए. अपब्रिंगिंग का मतलब क्या है, आपके पेरेंट्स दे आर ब्रिंगिंग यू अप, आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, आपके अंदर रिफ्लेक्ट करती हैं उनकी चीज़ें जो वो सिखाते हैं. ऑलराइट, सो वही चीज़ें मैटर करती हैं. क्या होता है, जब भी आप कुछ गलत करते हो या आप कहीं पे कोई चीज़ बोल देते हो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, राइट, तो सबसे पहले क्या बात आती है कि अच्छा मम्मी पापा ने यही सिखाया तुमको घर पे, राइट. सो दैट इज़ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अपब्रिंगिंग जो बच्चों की होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है. रेजिंग किड्स हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन हाउ दे ग्रो अप. क्या होता है, एक बच्चा है बहुत काम अच्छे जगह पे ही हैज़ बिन ब्रॉट अप, एंड एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा रफ कंडीशन में बड़ा हुआ है, तो दोनों की पर्सनैलिटी में व्हेन दे बिकम अडल्ट्स तो उसमें बहुत फ़र्क होगा. ठीक है, जो बच्चा शांत उसमें एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ है, दे प्रॉबेबली दे विल बिकम बेटर अडल्ट्स, बेटर दे विल बी aware of the surroundings rather than the kid that has not been well brought up. All right,
When we like or don't like something about a person, we often think about how they were brought up. यही बात हो रही है कि जब भी हमें कोई चीज़ आपकी किसी भी अलग पर्सन की पसंद नहीं आती है, हम सबसे पहले यही सोचते हैं क्या घर में इसको यही सिखाया गया होगा, राइट? सो सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ जाता है? अपब्रिंगिंग पे जाता है. In Robin Klein's poem, Amanda, it shows that it can be tough for a child when they are told what to do all the time. तो ये जो पोएम है अमांडा, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि एक जब छोटा बच्चा होता है उसको पूरे ही टाइम अगर आप बोलते रहोगे कि आपको ये भी करना है, ये करना है, ये आप गलत कर रहे हो, सो इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर अ यंग चाइल्ड. ठीक है. पेरेंट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट जॉब टू टीच गुड वैल्यूज़ एंड मैनर्स टू देयर किड्स. और ये पेरेंट्स का काम होता है कि वो क्या क्या सिखाएं, अच्छी वैल्यूज़, अच्छी आदतें सिखाएं बच्चों को और मैनर्स सिखाएं. बट इन द पोएम अमांडा फील्स लाइक शी इज स्टक विद टू मेनी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस. और पोएम में हमें देखने को मिल रहा है कि अमांडा जो है वो ऐसा फील करती है, वैसे यूजुअली सारे बच्चे करते हैं बट यहाँ पे एक्चुअल में केस डिफरेंट है. शी इज़ बीइंग नैग्ड एवरी टाइम, शी इज़ बीइंग स्कोल्डेड ऑल द टाइम एंड यू नो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं. बच्चे हैं, उनको चॉकलेट तो खाना ही देना होता है, राइट? तो ऑफ कोर्स वी डू नॉट नो द बैक स्टोरी, बट जैसा पता लगता है कि उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी अलाउ नहीं किया जाता. टू मेनी रूल्स आर देयर फॉर हर. दिस मेक्स हर वॉन्ट टू एस्केप. और क्या है, इन सब की सिनेरियो की वजह से अमांडा जो है वो उस जगह से भाग जाना चाहती है. शी डजंट वॉन्ट टू लिव देयर. She uses her imagination as a way to escape and defend herself against her parents' constant nagging. अब वो क्या करती है? एस्केप. अब भाई छोटा बच्चा है, कहीं भाग तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है. वो क्या कर रही है? वो मेंटली एस्केप कर रही है फ्रॉम दिस सिचुएशन. Amanda's situation is so tough that she even wishes that she were an orphan to get away from her parents. See, अब यहाँ पे क्या है? ऑर्फन वो अपने आप को इमेजिन कर रही है. ऑर्फन इज अ किड जिनके पेरेंट्स नहीं होते, दे माइट हैव डाइड और दे आर नॉट देयर. ठीक है. तो ऑर्फन उनको कहते हैं. तो यहाँ पे एक इसको नेगेटिव सेंस में लेके नहीं जाना है. ठीक है, कि वो ये विश कर रही है दैट मेरे पेरेंट्स को कुछ हो जाए और शी वॉन्ट्स इल फॉर हर पेरेंट्स. नो, यहाँ पे वो बस ये इमेजिन कर रही है अगर मैं ऑर्फन होती, इफ माई पेरेंट्स वुड नॉट हैव बिन देयर, दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग वुड नॉट हैव बिन हैपनिंग. ये सब मेरे को जो डांट पड़ रही है, कॉन्स्टेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये मुझे फेस नहीं करने पड़ते. She imagines herself as a mermaid and Rapunzel, wanting to live alone and be carefree. और दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए वो अपने आप को इमेजिन करती है काश में ये होती. वो है मरमेड और रपुंजल. वाई? बिकॉज शी फील्स कि ये दोनों ही अकेले रहती हैं और बिल्कुल शांति से रहती हैं अपनी लाइफ में. इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड Amanda's situation where her freedom is limited by all the rules and guidance. क्या है कि हम यहाँ पे हमारे लिए important है ये समझना कि अमांडा की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसीलिए है बिकॉज उसके अराउंड ना बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जितना एक बच्चे के आसपास में नहीं होने चाहिए. We need to find a balance when dealing with such sensitive issues. Love and care should always be a part of how we raise children. Love and care तो होती ही है, होनी भी चाहिए, ठीक है, बट रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी एक लिमिट होनी चाहिए कि बच्चे को आप कितना समझा रहे हो और कितना डांट रहे हो और उनको कितनी एक लिमिटेड फ्रीडम शुड बी गिवन. कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि उनको आप कैद ही करके रख जाओ कि भाई वो आगे बढ़ ही ना पाए एंड दे कैन नॉट फंक्शन एज अडल्ट्स. ठीक है. एंड लव एंड केयर ऑब्वियसली बात है, एवरी चाइल्ड नीड्स अ गुड होम, दे नीड लव, केयर एंड सपोर्ट टू ग्रो अप. ऑलराइट. नेक्स्ट, हाउ डज अमांडा फील about the instruction she gets from the speaker who may be her parents. तो वो बोल रहे हैं कि अमांडा जो है वो इन सब इंस्ट्रक्शंस के बारे में कैसा फील करती है जो कौन दे रहा है, उनके पेरेंट्स में से कोई दे रहा है. Amanda is a young girl and sometimes these instructions feel too much for her to handle. ऑब्वियसली बात है, अगर पूरा दिन कुछ कुछ बोलते रहेंगे तो इट्स डिफिकल्ट. वैसे ही बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो थोड़ा कम होता है, वो धीरे धीरे समझ पाते हैं चीज़ों को, और उसमें भी आप बहुत ज़्यादा बॉम्बार्ड कर दोगे उन्हें इन्फॉर्मेशन से, इंस्ट्रक्शंस से, तो वो ओवरवेलम फील करते हैं और वो हैंडल नहीं कर पाते उन चीज़ों को. दे टेल हर नॉट टू बाइट हर नेल्स एंड टू सिट अप स्ट्रेट विच शी फाइंड्स अ बिट ओवरवेलमिंग. क्या है, दो चीज़ें बताते हैं कि दांत मत काटो. क्यों मत काटो? क्योंकि दांत मत चबाओ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है देयर इज अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, आप हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूते हो. ठीक है. In response, Amanda uses her imagination. She imagines herself as a mermaid, freely floating in a calm sea. और इसी चीज़ के रिस्पॉन्स में, इस constant nagging के रिस्पॉन्स में वो सोचती है काश मैं एक मर्मेड होती और चुपचाप क्या होता, मैं सी में रहती और कामली ड्रिफ्ट करती रहती, तैरती रहती. Then she asked to do her homework. She is asked to do her homework, clean her room, tidy her shoes.
ऐसे देखोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती हैं कि भैया आप बच्चे को आप होमवर्क करने बोलोगे, राइट, अपना रूम साफ़ कर लो, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, और टाइडी हर शूज़, मतलब अपने शूज़ को साफ़ करके रख लो, ये सब ऐसे देखोगे एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस लगते हैं. बट द रिपीटेड टेलिंग और स्कोल्डिंग ऑफ फॉर दीज इंस्ट्रक्शंस, और हर टाइम आप बच्चे को डांटोगे, दैट इज़ व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. अमांडा प्रिटेंड्स शी इज़ एन ऑर्फन walking on the street and making patterns with her bare feet in the soft dust. और इसके रिस्पॉन्स में वो क्या इमेजिन करती है कि काश, क्या पता मैं ऑर्फन होती तो मैं चुपचाप अकेले, मुझे कोई डांट नहीं रहा होता, मैं ऐसे चलती जाती और स्ट्रीट पे क्या है, मिट्टी में अपने पैरों से पैटर्न बनाती रहती. ऑलराइट. When she is told not to eat chocolates because they cause her acne, she imagines herself as Rapunzel, living alone in a tower away from everyone. और जब उसको ये बोला जाता है कि बेटा आप चॉकलेट मत खाओ, आपको एक्ने हो जाएंगे, आपके मुंह पे दाग हो जाएंगे, तब उसके रिस्पॉन्स में वो इमेजिन करती है कि काश मैं एक रपुंजल के जैसे होती, अकेले उस टावर में रहती, और जो मेरे बाल हैं उनको मैं कभी लेट डाउन नहीं करती ताकि कोई ऊपर चढ़ के ना आ जाए. अमांडा's पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद हाउ शी एक्ट्स, बट शी स्टेज इन हर ओन वर्ल्ड. अमांडा की जो पेरेंट्स हैं, लास्ट में भी हमने देखा कि स्टैंजा में शी इज़ नॉट हैप्पी, द मदर इज़ नॉट हैप्पी विद अमांडा, बट इन सब का फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, इन सब नैगिंग का, डांटने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उस पर, बिकॉज अब शी इज़ लॉस्ट इन हर ओल्ड वर्ल्ड, और वो एक्चुअल में उन चीज़ों को नहीं सीख रही है जो पेरेंट्स एक्चुअल में सिखाना चाहते हैं. ऑलराइट. व्हाट इज़ द मैसेज दैट द पोएट इज़ ट्राइंग टू कन्वे इन द पोएम. पोएट जो है वो इस पोएम में क्या बताना चाह रहे हैं, इसको हम या मान सकते हैं कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पूछा जा रहा है. The poem wants us to understand that kids need more freedom. बच्चों को ठीक है आप सेफ्टी सराउंडिंग में रखो, बट उनको थोड़ा सा और फ्रीडम देने की ज़रूरत है, तभी वो अपने आप को क्या कर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे. When adults keep telling them what to do all the time, kids get tired of it and stop listening. अगर आप जैसे आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि अगर कोई बच्चा है जिसको खूब ज़्यादा पीटा जा रहा है ना, वो और ज़्यादा ढीठ होता जाता है, वो और ज़्यादा मतलब समझता ही नहीं है चीज़ों को, उसे पता है पिटना तो है ही, कर ही लो इससे बेटर, राइट. सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू bring up a child. They might not like real life and escape into their dreams and imagination. और कई बार इसका जो ऑल्टरनेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे कि वो इस कांस्टेंट नैगिंग से क्या होता है, सीखते नहीं है, जो आपका एक्चुअल मोटिव है कि भाई बच्चा कुछ सीख जाए, बच्चा सीखेगा नहीं, वो क्या करता है उस चीज़ को मेंटली एस्केप करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो अभी इतना यंग है, वो फिजिकली एस्केप नहीं कर सकते उस सिचुएशन को, ना वो कुछ बोल सकते हैं, तो वो क्या करते हैं अपनी दुनिया बना लेते हैं, चुपचाप रहने लग जाते हैं, एंड दे डू नॉट आंसर. Every child is unique and needs love and patience. हर बच्चा अलग है, ज़रूरी नहीं है कि सेम रूल्स, सेट ऑफ रूल्स हर बच्चे पे अप्लाई हो, ठीक है, बट येस लव एंड केयर इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर. Parents should spend time with their children because they learn from their experiences. While it's important to teach good habits, it's also important to understand the child and show them why it's important. अब यहाँ पे क्या है, हैबिट्स, गुड हैबिट्स सिखानी तो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को ये समझाना भी पड़ेगा कि बेटा ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको ये सब समझ नहीं आ रहा है कि दांत काटना अच्छी बात नहीं होती, अच्छे से बैठना चाहिए या फिर गलत पोस्चर में नहीं बैठना चाहिए, आगे जाके ये आपको कैसे अफेक्ट करेगा. तो ये सारी चीज़ें आपको साथ के साथ समझानी पड़ेंगी, ना कि सिर्फ डांट के आप समझाओ, ठीक है. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड. You cannot expect a child to learn everything in one day. Yes, this is also a very good point. कि एक ही दिन में वो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा, वो धीरे धीरे खुद से एक्सपीरियंस करके चीज़ें सीखेगा. तो आप रश नहीं कर सकते, आप रोज़ उसको डांट नहीं सकते, रोज़ समझा नहीं सकते. ऑलराइट. सो पेरेंट्स शुड गिव देम टाइम एंड स्पेस टू लर्न. ठीक है, तो बच्चों को क्या है, हमें पेरेंट्स को जो है वो टाइम देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से ग्रो कर सकें, अपने हिसाब से चीज़ें सीख सकें. इट इज़ नेचुरल फॉर अ चाइल्ड लाइक अमांडा टू वॉन्ट फ्रीडम. अब यहाँ पे हम जनरल आइडिया से हटके अब हम पोएम के बारे में बात करें कि जब एक अमांडा जैसा बच्चा है जो शांत है और वो उसको पूरे टाइम पे डांटा जा रहा है, तो इट इज़ नेचुरल दैट कि उसका जो सेल्फ माइंड है, जो उसका मेंटल स्टेट है, वो चाह रहा है कि अब मुझे फ्रीडम मिले, मुझे स्पेस मिले. इफ़ यू टेक दैट फ्रीडम अवे दे कैन बिकम अपसेट एंड मूडी. The poem shows that Amanda is always told what to do. क्या होता है जब आप ऐसे बार बार बोलोगे, टोकोगे, तो क्या होता है, वो मूडी हो जाते हैं, बच्चे रिएक्ट करते हैं, दे लैश आउट. ठीक है, पोएम भी यही बता रही है कि
अमांडा को क्या है, हर वक्त बताया जा रहा है कि आपको ये चीज़ें करनी है। एंड हर मदर करेक्ट्स हर ऑल द टाइम, और मम्मी जो है वो उनकी पूरे टाइम पे नैग करती हैं, उनको कमेंट करती हैं कि ये मत करो वो मत करो, ठीक है। हर मदर माइट नॉट रियलाइज दैट अमांडा इज यंग एंड डज नॉट अंडरस्टैंड वाई शी इज़ बीइंग टोल्ड दीज थिंग्स, और उनकी मदर जी जो है वो ये नहीं समझ पा रही हैं, वो रियलाइज़ नहीं कर रही हैं कि अभी अमांडा बहुत छोटी है, दैट शी कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, कि क्यों उनके बेटरमेंट के लिए उनको बताया जा रहा है। द पोएम टीचेज अस दैट चिल्ड्रन शुड हैव देयर फ्रीडम टू लर्न थिंग्स ऑन देयर ओन। मतलब ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे उनको टाइम दो सीखने का, स्पेस दो, चीज़ें उनको समझा दो, बट एक पेस पे रखो ताकि वो अपने आप उन चीज़ों को समझें। एंड अडल्ट शुड करेक्ट देम व्हेन नीडेड, बट टू मच नैगिंग कैन बी हार्मफुल। बच्चों को आप बताओ, पेरेंट्स जो हैं या फिर एल्डर्स हैं उनको बताओ कि हाँ ठीक है, यहाँ पे आपने ये गलती करी है, अब आप इसको ठीक करो। लेकिन जब वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है और उस चक्कर में वो एक और मिस्टेक कर रहा है, तो ये नहीं है कि आप दोबारा वही चीज़ बताओ और उसको और ज़्यादा डांटने लग जाओ। नो, जस्ट गिव देम स्पेस एंड दे विल स्लोली लर्न। ठीक है जी, ये थे हमारे सारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द पोएम अमांडा। ठीक है, आई होप इसमें आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिमाइज़ नहीं किया होगा, बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचा होगा कि भाई हम पे तो बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। आई होप जो एक्चुअल मैसेज है पोएम का वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कन्वे हुआ होगा। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर सून। मिलते हैं, थैंक यू।